प्रिय छात्रों, जैसा कि हमने पिछले दिन स्टेबलाइजर के विषय में जानकारी दी थी, आज पुनः दोहरा करके और आगे उनके पार्टों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैनुअल, नंबर 2 ऑटोकैड, नंबर 3 ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर की जरूरत क्यों? स्टेबलाइजर की जरूरत उन क्षेत्रों में या उन जगहों पर पड़ती है जहां पर सप्लाई कम आ रही हो या ज़्यादा आ रही हो, या अचानक सप्लाई घट बढ़ जाती हो, सप्लाई का फ्लक्चुएशन होता हो, वहाँ पर स्टेबलाइजरों का प्रयोग करना अति आवश्यक है। अन्यथा बिना स्टेबलाइजर के उन क्षेत्रों में जहाँ सप्लाई का घटाव बड़ा होता हो तो उनसे चलने वाली यानी डायरेक्ट बिजली से चलने वाली चीज़ें खराब हो सकती हैं। उनके बचाने के लिए हम स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सप्लाई तो ठीक आती है, लेकिन जैसे घर का लोड हम बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज कम हो जाती है, तो सप्लाई को स्थिर रखने के लिए भी स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। स्टेबलाइजर चलाए जाने वाले सेट या घर के लोड पर निर्भर करता है कि हमें किस कैटेगरी कितने वाटेज का स्टेबलाइजर चाहिए। टीवी वगैरह केबल चलाना होता है तो 200 से 300 वाट, अगर हमें फ्रिज वगैरह चलाना होता है 500 वाट, अगर हमें मोटर वगैरह चलानी हो तो 1 kV, यदि घर में अन्य आइटम ज़्यादा है तो उसी प्रकार से 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट तक जैसे जैसे ज़रूरत होती है प्रयोग किया जाता है। चाहे स्टेबलाइजर छोटा हो अर्थात कम वाटेज का हो या अधिक वाटेज का हो, पार्ट लगभग वही लगते हैं, केवल पार्टों के साइज और उनकी क्षमता अलग अलग होती है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि इन स्टेबलाइजरों में अंतर क्या है। मैनुअल स्टेबलाइजर उन क्षेत्रों में, उन स्थानों पर प्रयोग करना चाहिए जहां सप्लाई कम आ रही हो, उसको बढ़ाना हो, या बढ़ी हुई सप्लाई कम करना हो, अचानक सप्लाई का घटाव बढ़ाव ना होता हो। क्योंकि इस प्रकार से स्टेबलाइजर से हम सप्लाई यदि कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं, यदि बढ़ी हुई सप्लाई है तो उसको अपनी आवश्यकता अनुसार कम कर लेते हैं। तो ऐसे स्टेबलाइजरों का प्रयोग करना चाहिए। इनमें कोई भी कट सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता है। तो इन स्टेबलाइजर में ना ही रिले ऑपरेटिंग प्लेट व ना ही 909 ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका थोड़ा बड़ा रूप या और थोड़ा अच्छा रूप ऑटो कट है। ऑटो कट जो है स्टेबलाइजरों में यदि अचानक सप्लाई किसी कारण बढ़ जाती है तो स्टेबलाइजर सप्लाई को कट कर देता है, जिससे आउटपुट सप्लाई निकलना बंद हो जाती है। इससे चलाए जाने वाली चीज़ें भी बंद हो जाएंगी, जिससे अधिक सप्लाई से खराब होने से वो बच जाती है। तो इनका प्रयोग दिखाना टीवी वगैरह में किया जाता है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर
उन स्थानों पर, उन जगहों पर, उन घरों में किया जाता है जहाँ पर सप्लाई जो है बिल्कुल फिक्स लेनी हो, अर्थात सप्लाई न घटे न बढ़े, आउटपुट लगभग उतनी ही मिलती रहे, भले ही इनपुट सप्लाई घट बढ़ जाए, न सप्लाई कट हो, तो वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। ये ऑटोमेटिक अगर सप्लाई कम है बढ़ा देगा, अगर बढ़ी हुई सप्लाई है तो कम कर देगा। तो इन स्टेबलाइजरों का प्रयोग जो है अधिकांश किया जाता है, या जो है फ्रिज वगैरह में इनका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। आजकल लगभग हर सिस्टमों में इसी मॉडल पर जो है इस तरह जो बनाए जा रहे हैं और इनका प्रयोग किया जाता है। तो स्टेबलाइजर में कौन कौन से पार्ट लगते हैं उनके विषय में हम जानकारी देने जा रहे हैं। स्टेबलाइजर में जैसे नंबर 1 बॉडी या कैबिनेट, तो बॉडी कई कलरों में, कई साइजों में जो है उपलब्ध है। जो बॉडी प्रयोग करनी हो वो बॉडी हमें प्रयोग में लेना चाहिए, या जैसा स्टेबलाइजर अगर बना बनाया ले रहे हो तो जैसी पसंद हो उस कलर की लेनी चाहिए। बॉडी में ही सारे पार्टों को जो है यथास्थान बांध दिया जाता है, यानी ऊपर वाले भाग को जो है, जैसे ये स्टेबलाइजर है इसको टॉप कवर कहा जाता है, और ये सारी बॉडी जिसके अंदर सारे पार्ट बांधे गए हैं उनको जो है ये टॉप कवर है। तो बॉडी या कैबिनेट, इसके बाद टॉप कवर, इसके बाद तो ये पूरी बॉडी या कैबिनेट है, ये वाला टॉप कवर है। इसके बाद ये रिले है, रिले सप्लाई को कट कराने में अपना विशेष योगदान देता है। तो ये है रिले। इसके बाद ये 909 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 909 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला है रिले ऑपरेटिंग प्लेट, रिले ऑपरेटिंग प्लेट में प्रीस्टे 4.7 की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, डायोड व रेजिस्टेंसों का प्रयोग किया जाता है। जीनर डायोड 12 वोल्ट या BC147 से हम 12 वोल्ट का जीनर डायोड बना सकते हैं। तो जीनर डायोड की जगह पर हम BC147 ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला वोल्ट मीटर है वाला, ये इनपुट आउटपुट स्विच, ये पावर LED है। इसके बाद ये आउटपुट सॉकेट, तो नंबर 6 है वोल्ट मीटर
नंबर 7 है आउटपुट सॉकेट। नंबर 8 है इनपुट आउटपुट स्विच। इनपुट आउटपुट स्विच। इसके अलावा मेन लीड, इसके अलावा स्लीपें और तार। तुमने बताया स्टेबलाइजर में जो है बॉडी या कैबिनेट की जरूरत पड़ती है, टॉप कवर की जरूरत पड़ती है, रिले 909 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, रिले ऑपरेटिंग प्लेट, वोल्टमीटर, आउटपुट सॉकेट, इनपुट आउटपुट स्विच में लीड, स्लीपें और तार की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ एक मुख्य पार्ट ऑटोकैड, ऑटो या ऑटोमेटिक, ऑटोकैड या ऑटोमेटिक या मेन ट्रांसफार्मर, फार्मर की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ छोटे बड़े नट बोल्ट, सारे पार्टों को यथास्थान बांधने के लिए नट बोल्टों की जरूरत पड़ती है। ये सब की जरूरत पड़ती है। अगर हमें केवल मैनुअल बनाना है तो हमने बताया था मैनुअल में बॉडी या कैबिनेट, टॉप कवर, 909 ट्रांसफार्मर, रिले ऑपरेटिंग प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती और इनके स्थान पर वन पोल 8-वे स्विच की जरूरत पड़ती है। हमने इन पार्टों के नामों को बताया। अब इनके विषय में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। तो खुला तो है नहीं मेरा। तो बॉडी या कैबिनेट हमने बताया, ये बॉडी या कैबिनेट है। तो बॉडी या कैबिनेट कई कलरों में, कई कंपनियों के नंबरों में, नामों में ये उपलब्ध है। हम जिस कलर, जिस कंपनी की चाहें बॉडी मार्केट से लेकर के सेट नया असेंबली कर सकते हैं, यानी स्टेबलाइजर नया बना सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था, स्टेबलाइजर नए बना करके, रिपेयर करके एक नया बिजनेस किया जा सकता है, जिससे हमारी रोजी रोटी बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। जो है इसको बड़े पैमाने तक लाया जा सकता है। अगर शुरू में पूंजी की कमी होती है तो अपना छोटा सा काम करके जो है बहुत बढ़िया बिजनेस यानी व्यापार किया जा सकता है। ये 909 ट्रांसफार्मर है, 909 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसा कि इसमें एक तरफ जो है 3 पॉइंट या 3 तार निकले रहते हैं, जिनको 909 कहा जाता है। दूसरी तरफ 2 पॉइंट बने होते हैं, 2 तार निकले रहते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग। इधर 3 तार या 3 पॉइंट बने रहते हैं, उनको जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम सप्लाई देंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग से 909 सप्लाई निकलेगी। जब इन दोनों पॉइंटों को किनारे किनारे जोड़ते हैं
इनमें IN चार्ज या 7 डायोड, IN चार्ज 7 डायोड के निगेटिव सिरे जोड़ देंगे, पॉजिटिव सिरे जो है आपस में जोड़ देंगे और एक 470 MFD या 1000 MFD 25 वोल्ट कंडेंसर का पॉजिटिव सिरा डायोड के पॉजिटिव सिरे में, निगेटिव सिरा बीच में जोड़ देंगे तो ये 18 वोल्ट लगभग सप्लाई निकालने लगेगा। 18 से 20 वोल्ट 22 वोल्ट तक DC सप्लाई निकलता है। प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट AC सप्लाई देने पर सेकेंडरी वाइंडिंग से जो है 18 से 20-22 वोल्ट सप्लाई DC निकलेगी डायोड के बाद। डायोड में अगर हम पहले या डायोड ट्रांसफार्मर में चेक करें या निगेटिव सिरे में डायोड में चेक करें, वहाँ पर AC सप्लाई मिलती है। तो इसका कार्य केवल सप्लाई को कम करना है, जैसा कि नाम मालूम है इसका 909 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये इनपुट 220-230 वोल्ट AC सप्लाई को जो है 18 वोल्ट AC में बदल देता है। अगर हम 09 का प्रयोग करेंगे 9 वोल्ट, इधर 09 का प्रयोग कर लेंगे 9 वोल्ट, 9 वोल्ट सप्लाई जोड़ दें 18 वोल्ट सप्लाई बन जाती है। इस सिद्धांत से इसमें 18 से 22 वोल्ट सप्लाई बनाई गई है। इसका कार्य केवल रिले ऑपरेटिंग प्लेट को सप्लाई देना होता है, जो ऑटो कट या ऑटोमेटिक समय में काम कराता है। ठीक है, ये 909 ट्रांसफार्मर बता दिया। टेस्टिंग, मल्टीमीटर की प्लॉटों को बगैर या कंटिन्यूटी के रेंज में लगाएं तो प्राइमरी वाइंडिंग जिधर 2 पॉइंट हैं, 2 तार होते हैं, मीटर में कम शो करेंगे अर्थात अधिक रेजिस्टेंस बताएंगे। इधर सेकेंडरी वाइंडिंग में जो 3 पॉइंट होते हैं, ये बीच में एक बार लगाए, किनारे लगाएं, शो करेगा, फिर बीच से दूसरे किनारे में लगाए, शो करेगा, और किनारे किनारे चेक करें तो अधिक रेजिस्टेंस, बीच से किनारे किनारे जब चेक करेंगे कम रेजिस्टेंस बताएगा अर्थात मीटर ज़्यादा शो करेगा। किनारे किनारे लगाने पर मीटर थोड़ा कम शो करेगा अर्थात अधिक रेजिस्टेंस बताएगा। ये तो इसकी टेस्टिंग कार्य और इसके सिद्धांत को हमने बताया। ये कार्य कैसे करता है, जब इसकी हम प्राइमरी वाइंडिंग में ऐसी सप्लाई देंगे तो क्या होता है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी कॉइल रख दी जाती है जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, इसे सप्लाई निकलने लगती है। इनपुट आउटपुट स्विच, इनपुट आउटपुट स्विच में 3 पिनें होती हैं। देखिए 3 पिनें होती हैं। इसको जब हम इनपुट में रखेंगे तो बीच वाली पिन इनपुट पोर्ट से यानी ऊपर वाले से जब आउटपुट पर काटेंगे तो बीच वाली पिन नीचे वाली से शो करनी चाहिए तो ठीक है। अगर जो पॉइंट न शो करे वो ओपन या ख़राब माना जाएगा। ठीक है, इसमें एक पावर इंडिकेटर या पावर LED एक लगी रहती है जो ऑन करने पर, चालू करने पर ये जलेगी। अच्छा, वोल्ट मीटर में V लिखा रहता है। इसमें 300 वोल्ट अंतिम सिरे में और बीच में 200, 150 इस तरीके से लिखा रहता है। ये सप्लाई को बताता है। इसमें AC/DC के निशान बने होते हैं या AC/DC के लिखा रहता है, तो ये AC और DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में V लिखा रहता है और पीछे एक रजिस्टेंस लगी रहती है। रिले, जैसा कि देखने से लग रहा है रिले, अगर रिले को हम इस तरीके से रखें कि 2 पिनें बराबर बराबर दिखाई पड़ें तो एक को P1 एक को P2 कहा जाता है। A पोल, B पोल और C पोल कहलाता है। इसमें 5 पिनें हैं। 5 पिनें में 2 सबसे नीचे वाली P1 P2 और A ऊपर वाली B और बीच वाली C पिन कहलाती है। मल्टीमीटर से अगर चेक करें, इसमें एक कॉइल बनी हुई है उसी से P1 और P2 सीरो को कहा जाता है। अगर इनके पॉइंटों में हम मल्टीमीटर की प्लॉट कंटिन्यूटी की रेंज में रेंज में लगाएं तो अगर ओम की रेंज में लगाएंगे तो जितनी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू बताएगी। अगर 500 ओम की है 500 ओम बताएगी, 800 ओम की है तो 800 ओम बताएगी। इसी तरीके से यदि हम बजर के रेंज में एक जो सबसे ऊपर है और P1 P2 के ऊपर एक पॉइंट बना है, दोनों पॉइंटों में रखे ऊपर नीचे, तो सीटी आनी चाहिए।
अगर नहीं आ रही, ख़राब है, कट स्टेट में ये जो है सी पोल से शो करेगा, ए से हट जाता है। नॉर्मल स्टेट में जो है ए पोल बी से शो करेगा, लेकिन ए पोल सी से शो नहीं करेगा, क्योंकि ये कट स्टेट में नहीं होता है। अगर अंदर खोल करके इसकी पट्टी दाब देंगे तब ये ए पोल जो है सी से शो करने लगेगा और जो है बी से शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये रिले ऑपरेटिंग प्लेट है। रिले ऑपरेटिंग प्लेट नई मार्केट में उपलब्ध है। अगर हम चाहें इसे अलग अलग पार्ट ले करके खाली प्लेट में भी भर सकते हैं। तो ये रिले ऑपरेटिंग प्लेट है। जब कोई कट संबंधी फॉल्ट आता है तो रिले 909 ट्रांसफार्मर से फॉल्ट माना जाता है। मेन ट्रांसफार्मर में जो है दो प्रकार के आते हैं। एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें 909 या 0 से 18 वोल्ट वाली वाइंडिंग भी होती है, तो वो अलग दी होती है, उनके तार अलग निकले होते हैं। जब हम उनको चेक करेंगे तो मीटर में वो दोनों तार या तीनों तार आपस में शो करेंगे। इसके बाद जो शेष 9 तार होते हैं उनमें से एक 0 वाला तार, बाकी 1 2 3 8 तार होते हैं। 0 से सभी तार बढ़ती हुई रेजिस्टेंस में क्रमागत ढंग से शो करना चाहिए, या हम 0 से जिस वाइंडिंग वाले तार को चेक करेंगे वो शो करेगा तो ठीक है, अन्यथा जो है खराब माना जाएगा। इसी मेन लीड में 2 तार होते हैं। मेन लीड में जैसे ये देखिए, मेन लीड में 2 तार हैं। किसी किसी में प्लग लगा रहता है। तो मेन लीड में अगर मल्टीमीटर पार्ट हम जो है बाजार के रेंज में लगाएं तो लाल वाला तार के एक सिरे में और उसके दूसरे सिरे में लगाएंगे तो शो करेगा। इसी प्रकार से काले वाले तार के एक सिरे में लगाएं और उसके दूसरे सिरे में लगा देंगे तो जो है शो करना चाहिए। अगर शो न करे तो लीड ओपन, अगर एक तार से दोनों तार शो कर जाएं तो लीड शॉर्ट मानी जाएगी। प्रिय छात्रों, हमारे यहाँ यानी TBEI इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो उन्नाव में है, इसमें जो है कई प्रकार के कोर्सों को कराकर छात्रों को रोजगार अवसर प्रदान करने का मौका मिलता है, अपना रोजगार करते हैं। यहाँ पर मोबाइल एंड लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें स्टेबलाइजर, एम्पलीफायर, विभिन्न प्रकार की पावर सप्लाइयाँ और TV, CPU, UPS